हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची और डरावनी कहानी के ऊपर है। तो आज की पहली कहानी दीक्षा जी ने भेजी है, जो कि नेपाल से है। डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। और आज की जो दूसरी स्टोरी है, उसमें मैं उनका नाम और जगह का नाम बदल रहा हूं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी पहली स्टोरी पे। तो आगे की ये स्टोरी मैं दीक्षा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये आगे की पूरी घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी। तो ये आज से बहुत पहले की बात है, जब नेपाल में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी भी ना के बराबर ही रहती थी। और जब भी घर में कुछ राशन या सामान घटता था तो मेरे दादाजी को पैदल करीब 2 दिन चलकर सामान लेने जाना पड़ता था। 2 दिन जाने के और वही 2 दिन आने के। और गांव से जब भी कोई सामान लेने बाहर जाता तो सब आपस में ग्रुप बनाकर 4-5 लोग इकट्ठा होकर जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन मेरे दादा और 4 टोटल लेके 5 लोग सामान लेने चले गए थे। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ और रात में आते टाइम उन सब ने जंगल में ही रुकने का प्लान बनाया और फिर सब लोग आग जलाकर रात का खाना बनाने लगे। सब आपस में हंसी मजाक करके बात कर रहे थे कि तभी मेरी दादाजी की नजर उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे एक आदमी पर पड़ा। मेरे दादाजी और सभी ने पहले तो उसे इग्नोर कर दिया, बट वो वहीं बैठा रहा। फिर जैसे सब लोग खाना खा रहे थे तो उसने कहा कि अरे, मैं भी तुम लोग के साथ ही आया हूं, मुझे खाना नहीं दोगे? तब मेरे दादाजी और उनके दोस्त थोड़ा सोच में पड़ गए और उन्होंने उससे पूछा कि हमने तो आपको नहीं देखा, आप तो हमारे साथ नहीं आए थे। और फिर उस आदमी ने थोड़ा अजीब से आवाज में बोला कि मैं तो काफी देर से आप लोगों को फॉलो कर रहा हूं, आप लोगों को शायद नहीं पता। और दादाजी बताते हैं कि उस आदमी के बोलने का तरीका बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो बेहद ही मुश्किल से बोल पा रहा है और वो इन लोगों से थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो आग के पास भी नहीं आ रहा था और वहीं थोड़ी दूरी पर अंधेरे में ही बैठकर इन लोगों से बात कर रहा था। फिर सब लोगों को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगा और फिर मेरे दादाजी ने पूछा कि कौन हो तुम और कब से हमारे साथ आ रहे हो? लेकिन उसने दादाजी के बात का रिप्लाई नहीं दिया और खाना मांगते ही जा रहा था। और जब सबने उसे खाना देने से मना कर दिया तो वो बहुत ही गंदी गंदी गाली देने लगा और सबको जान से मारने की बात कहने लगा और वो सब काफी डर गए। और फिर दादाजी ने उसके पास एक जलती हुई लकड़ी फेंक दी और सब लोगों ने जलती हुई आग की लकड़ी को हाथ में पकड़ लिया। तो उसने बोला कि वो वहां पे फिर आएगा और सबको मार देगा। और वो इतना बोलकर वहीं उन सबके सामने ही गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सुबह होते ही वे लोग वापस से जंगल छोड़कर घर की ओर बढ़ गए। और घर पहुंचने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल ही था। उसके बाद उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और ये स्टोरी आज भी मेरे दादाजी हम सबसे बताते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है, जिसमें एक परिवार का सामना एक बहुत ही खतरनाक शक्ति से हुआ था और उस शक्ति से सामना करते करते इन्हें अपने परिवार की एक सदस्य को भी गंवाना पड़ा। तो आगे की पूरी स्टोरी में मैं नाम और स्थान का नाम बदल देता हूं। सो लेट सपोज कि ये स्टोरी विजय जी ने भेजी है। इस कहानी में मुख्यतः 4 पात्र हैं। विजय यानी मैं, और ब्रिजेश यानी मेरे मामा जी, और सोनम
जो कि मेरे मामा जी की बहुत ही अच्छी दोस्त है, और प्रकाश जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने अच्छे पंडित हैं, और वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो दोस्तों, आगे की पूरी स्टोरी मैं विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये स्टोरी 2020 के लॉकडाउन की है, और मेरे मामा, नाना और नानी दिवाली से करीब 3 महीने पहले एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होने के बाद सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। लेकिन दिवाली बीतने के बाद घर में कुछ अजीब सा माहौल बन गया, और फिर घर में कुछ अलग सा होना चालू हो गया। जैसे कि किचन से बर्तन गिर जाते थे, मेरे नाना जी को कोई खींचने लगता था, और उन तीनों को बहुत ही अजीब लगता था उस घर में। और उस घर के एक कोने से बहुत ही ज्यादा मनहूसियत का एहसास होता था। बट उन सबको लगा कि नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, और इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वे लोग उसी घर में ही रहते थे। और फिर कुछ दिन बाद मैं भी उनके घर अपनी गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ। मुझे वहां गए सिर्फ 1 या 2 दिन ही हुए थे कि अपने आप ही मुझे उस घर के कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उस कॉर्नर पे कोई है। वहां कुछ दिखता तो नहीं था, लेकिन किसी के होने का एहसास होता था। और जब रात होती थी तो मुझे बहुत ही डर लगता था। कभी कभी रात में मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज भी आती थी, और मैं इन सब माहौल में करीब 1 महीने रहा और वापस से अपने घर आ जाता हूँ। और फिर एक दिन मैं अपने पापा और बगल में रहने वाले प्रकाश जी को बात करते हुए सुनता हूँ। प्रकाश जी काफी अच्छे पंडित हैं, और थोड़ा बहुत झाड़ फूक भी किया करते हैं। तो पापा ने मुझे उनके पास बुलाया और प्रकाश जी से पूछा कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ बताइए। फिर प्रकाश जी अपने आप ही बताते हैं कि तुम्हारा लड़का अभी नानी के घर गया था, और इसे उस घर के कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, और जब ये वहां सोता था तो इसके बेड के पास कोई लड़की आके सो जाती थी। हालांकि अब ये पूरी तरीके से ठीक है। और फिर कुछ दिनों के बाद नानी जी का फोन आता है, और वो माँ से बोलती हैं कि उनको उस घर में अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सांस लेना भी भारी हो रहा है। और फिर मेरी मम्मी उनसे बोलती हैं कि वो हमारे घर आ जाए, और यहाँ पर बगल में ही एक अच्छे पंडित जी हैं, वो उनसे बात कर सकती हैं। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मामा जी की दोस्त और नानी मेरे घर आती हैं, और प्रकाश जी उनसे एक पूजा रखवाने के लिए बोलते हैं। नानी बोलती हैं कि मेरा बेटा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। तो प्रकाश जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम पूजा यहीं से भी कर सकते हैं। और पूजा होने के बाद नानी अपने घर जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद फोन लगा के बोलती हैं कि उस पूजा से कुछ फायदा नहीं हुआ, और अभी भी उनको वही सब चीजें महसूस हो रही हैं। और चीजें जब ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो मेरे मामा जी ने वो घर छोड़कर उसके बगल वाला घर खरीद लिया। तो उस घर की पूजा में मैं भी जाता हूँ, और सोनम, जो कि मेरे मामा जी की दोस्त है और एक बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाली फैमिली से बिलोंग करती है, वे बताती हैं कि उनको ये सब चीजें दिख जाया करती हैं, और इस बिल्डिंग में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं, और एक यक्ष भी है। पूजा के अगले दिन मैं वापस से अपने घर आ जाता हूँ, और कुछ दिनों बाद वापस से नानी जी का फोन आता है कि घर बदलने के बाद भी उनको आराम नहीं मिला, उनको वही सब चीजें वापस से महसूस होती है। तब मम्मी प्रकाश जी से इस बारे में बात करती है। प्रकाश जी अपने एक किसी जाने माने तांत्रिक को लेकर आते हैं, और नानी भी आ जाती है मेरे घर पे। फिर प्रकाश जी और वो तांत्रिक दोनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं। मेरी नानी सामने बैठी थी, और पूजा चालू होने के बाद वो झूमने लगी।
फिर उस तांत्रिक ने उनके हाथ पर कुछ रखा और बाल पकड़कर पूछने लगा, कौन है तू? और फिर प्रकाश जी ने भी पूछा कि अब बता कौन है तू? और मेरी नानी जी कुछ अलग आवाज में बोलती है, मैं सुषमा हूं। फिर प्रकाश जी पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? और नानी जी बोलती है कि इसको साथ ले जाने। और फिर प्रकाश बोलते हैं कि कहां से है तू? फिर नानी बोलती है, मैं इसके घर के कॉर्नर से हूं। और फिर थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद प्रकाश जी ने मेरी नानी को ठीक कर दिया था। मेरी नानी कुछ दिन और यहीं रहने के लिए बोलती है। और अब उस घर में मेरे नाना और मामा ही रहते थे। उस बिल्डिंग में आमतौर पर हमेशा लड़ाई होती ही रहती थी। और फिर अचानक से मेरी नाना जी की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद मामा जी उन्हें वापस से घर लाते हैं। और जब नवरात्रि आती है तो वापस से नाना जी की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में 1-2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मामा जी का हमारे घर पर फोन आता है और वो बताते हैं कि नाना जी की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद मेरी मौसी और सभी लोग मामा जी के घर पर जाते हैं। उनकी क्रियाक्रम करने के बाद हम लोग वहीं रुकते हैं। और इस बार भी मुझे और मेरे मामा जी को कुछ अजीब सी आवाजें आती है, क्योंकि हम ही दोनों रात भर जागते थे। और मेरी नाना जी की 13वीं के बाद मेरे मामा जी उस पूरे इलाके को छोड़कर दूसरी जगह पर घर लेते हैं और नानी जी के साथ रहने लगते हैं। अब उन्हें वहां पर कोई भी डर नहीं लगता, वे लोग आराम से वहां पर रहते हैं। तो ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूं आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस तरीके की सच्ची और डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।